नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। आज वापस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। टू बॉडीज ऑफ मास इज 5 kg एंड 3 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सबसे पहले तो कोलिजन के क्वेश्चन ये कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जिसके डेरिवेशंस देखे थे, बराबर है। अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी दिस सपोज वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। आपको समझना पड़ेगा कि बेटा इलास्टिक कोलिजन क्या है, नॉन इलास्टिक क्या है। सब में मोमेंटम कंजर्व रहता है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नॉन इलास्टिक में नहीं रहती है। ओके, फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। सबको पता है कि भैया m1 क्या है आपका 5 kg, m2 क्या है 3 kg, u1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड और u2 कितना है 3 मीटर पर सेकंड। हमने याद करो डेरिवेशंस किए थे, बराबर है। v1 की वैल्यू क्या थी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये पूरा डेरिवेशन हमने देखा था। सारी वैल्यू डाल दो, चलो। 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, u1 है 5 प्लस 2, m2 है 3, 5 प्लस 3, u2 है 3। सब कुछ वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो आंसर आएगा, सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकंड। अब ये तो खुद ट्राई कर सकते हो ना इतना कि भाई आंसर कैसा है। अब ये v1 का फॉर्मूला, v2 के फॉर्मूला में क्या करना है, जहां पे आपका m1 है उसकी जगह पे m2 और m2 है उसकी जगह पे m1 कर देना है आपको। ठीक है, चलो। तो देयरफॉर v2 क्या होगा, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 प्लस 2m1, यहाँ पे हो जाएगा u1 और नीचे रहेगा m1 प्लस m2। चलो v1 ये होगा कितना 3 माइनस 5 और नीचे 5 प्लस 3 इंटू u2 की वैल्यू है 3 प्लस 2, m1 की वैल्यू है 5, u1 की वैल्यू है u1 की वैल्यू है 5 होल अपॉन 5 प्लस 3। चलो v2 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 जा माइनस 6 बाय 8 प्लस 50 बाय 8। तो इसका आंसर आएगा 44 बाय 8। द आंसर इज 5.5 मीटर पर सेकंड। इजी बेटा, डन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल अप्रोच ईच अदर। अप्रोच ईच अदर मतलब देखो, समझो क्वेश्चन ध्यान से समझो। दोनों एक दूसरे मतलब एक की वेलोसिटी इस साइड तो दूसरे की वेलोसिटी इस साइड, मतलब एक को पॉजिटिव लेना है तो दूसरे को नेगेटिव लेना है। मान लेते हैं m1 को मैं 10 kg मान लेता हूँ, m2 को मैं 20 kg मान लेता हूँ, u1 इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड। So u2 मेरा कितना हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो v1 का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, बताओ। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 बाय m1 प्लस m2, बराबर है, पक्का। अब ये सारी वैल्यूज आपको इसमें डालनी है, डाल सकते हो, श्योर। आंसर आएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब रिबाउंड हो जाएगा। जो वेलोसिटी v1 हमने u1 पॉजिटिव ली थी तो v1 नेगेटिव है, मतलब वो टकरा के वापस रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से आपका v2 का फॉर्मूला क्या आएगा, m2 माइनस m1, नीचे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा और u1 की जगह पे u2 आ जाएगा प्लस 2m2 की जगह पे m1 u1 और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूसरे का हमने नेगेटिव माना तो टकरा के वो इस साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो गया। ये देखो मैं समझा रहा हूँ, ये बॉल इस साइड आ रहा है, ये बॉल इस साइड आ रहा है, ये m1 और ये m2 टकराने के बाद ये इस साइड जाएगा, ये उसकी वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी। इस साइड को मैंने पॉजिटिव माना है तो देखो u1 क्या हो गया पॉजिटिव, u2 क्या हो गया नेगेटिव। आफ्टर टकराने के बाद v1 और v2 ऑपोजिट चले जाएंगे तो v2 पॉजिटिव हो गया, उसका आंसर प्लस 10 आया, और v1 नेगेटिव हो गया माइनस 10। समझ में आ गया बेटा, पक्का। किसी को भी कुछ डाउट? ओके श्योर। कैलकुलेशन थोड़ा खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ओके, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। टू बॉल्स बेयरिंग
two ball bearings of mass m each, mass m each, मतलब m1 is equal to m2 is equal to m in opposite direction, एक इस साइड तो एक इस साइड। तो मान लेते हैं विद द वेलोसिटी v, तो u1 को v मानता है तो u2 को मैं माइनस v मानता हूँ। Collides heads on with each other. If their collision is perfectly elastic, what will be the outcome of the collision? What will be the outcome of the collision? मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें v1 ही फाइंड करना है। फॉर्मूला बताओ, m1 माइनस m2 अपॉन, मैंने इसका स्पेशल केस भी लिखवाया था, याद है आपको, u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2 m2 की जगह पे m आएगा, u2 की जगह पे क्या आएगा माइनस v, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2m आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। therefore v1 की वैल्यू माइनस v साइड तो माइनस v अपोजिट साइड। अब हमें क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। वापस देखो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस 2 m1 की जगह पे m, u1 की जगह पे v, और m1 प्लस m2 मतलब 2m, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा v। मतलब जो v2 हमने इसको नेगेटिव माना था, टकराने के बाद वो पॉजिटिव, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन जैसे देखा था वैसा ही है। डन, किसी को भी कुछ डाउट? ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द आउटकम, तो हम ये लिख सकते हैं द टू बॉल विल बाउंस बैक विद इक्वल स्पीड, thus the two balls will bounce back with equal speed after collision। ओके डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। ध्यान से देखिएगा क्या दिया, रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg, इसको हम m1 मान लेते हैं। 9000 kg is moving with a speed of 36 km per hour। 36 km per hour को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड। collide with a stationary carriage of the same mass, m2 का मास सेम है और ये स्टेशनरी है, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब देखो ये कैरेज है, रेल का कैरेज, ये मूव हो रहा है, और ये रेल का कैरेज है वो स्टेशनरी है, इसके साथ टकराएगा, ठीक है। आफ्टर द कलिजन, तो कलिजन के बाद अब वो दोनों कैसे हो जा रहे हैं, वो दोनों कपल करके आगे बढ़ रहे हैं। कपल मतलब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। टू गेट कपल व्हाट इज द कॉमन स्पीड, तो इनकी कॉमन स्पीड क्या होगी v, वही हमें फाइंड करना है, और ये कौन से टाइप का कलिजन है वो बताना है। ये जो क्वेश्चन है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो व्हाट टाइप ऑफ कलिजन इट इज, ये समझ में आया बेटा? बराबर है, एक कैरेज दूसरा कैरेज, ये स्टेशनरी, ये मूव हो रहा है, टकराने के बाद दैट इज कलिजन के बाद दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी हमें जो बोला है ना ये व्हाट टाइप ऑफ कलिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, अब बोलो सर यहाँ पे तो कॉमन स्पीड फाइंड करनी है, तो कॉमन स्पीड का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वहां पे लगाना पड़ेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताओ क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर, तो आफ्टर तो आपको पता है m1 प्लस m2 इंटू v, बराबर है। क्लियर हो गया? उसकी कॉमन स्पीड, अब देखो m1 क्या है 9000 इंटू u1 क्या है 10 प्लस m2 है 9000, u2 क्या है 0, m1 प्लस m2 9000 प्लस 9000 इंटू v, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 90000 या 9000 इंटू 10, ये डिवाइड में आ जाएगा 9000 इंटू 2 इज इक्वल टू v, तो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा टाइप का कलीजन है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर, तो देयरफॉर हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन, तो क्या होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। हाफ m1 इज 9000 और u1 स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, प्लस हाफ m2 है 9000 और u2 स्क्वायर है 0। चलो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 9000 4500, और ये दो जीरो, इतना जूल्स हो गया, बराबर है।
और अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन। तो आफ्टर कलीजन दोनों कंबाइन होके जा रहे हैं m1 प्लस एम टू का होल स्क्वायर, और m1 कितना है 9000, m2 कितना है 9000, v कितना है 5 स्क्वायर। सो 9000 9000 18000 बाय 2, ये हो गया 9000 इंटू 25। 9000 इंटू 25 होता है 22,500 जूल, 2,25,000 जूल। अब देख सकते हो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो क्या होगा इनइलास्टिक। सिंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is greater than kinetic energy after collision, therefore this collision is inelastic। डन, आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। A ball moving with the speed of 9 meter per second strikes an identical ball. After the collision, ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. ईच बॉल मतलब दोनों बॉल देखो 30 डिग्री। डायग्राम नहीं दिया होगा पर मैंने पहले से बना के रखा। ये 2 डायमेंशन का केस है। ये वाला बंदा मूव हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि स्टेशनरी बॉल को टकरा रहा है। ओके, अब देखो इसकी वेलोसिटी है, तो इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कॉस वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा साइन वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कॉस वाला, ये वाला कंपोनेंट साइन वाला। क्लियर हो गया, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेट m बी द मास ऑफ ईच बॉल, हमें जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज आफ्टर collision। और क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ टू बॉल्स v1 v2 एंड इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है, वो बाद में कर लेंगे। अब सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, जल्दी से बताओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। याद आ रहा है बेटा, इसका डेरिवेशन हमने देखा था। तो देयरफॉर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा m1v1 cos थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा m2v2 cos थीटा। और थीटा की जगह पे सीधा 30 लिख लो, थीटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो देखो दोनों m तो सेम है, और ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि u2 जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया m, u1 की जगह पे 9, m की जगह वापस m, v1 कितना है वो हमें नहीं पता है, cos 30 की वैल्यू 1/√3/2 प्लस वापस m, v2 की वैल्यू नहीं पता है √3/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9m इज इक्वल टू √3m/2 प्लस √3m/2। 9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा √3m। अरे v1 कौन लिखेगा, अरे v2, हाँ। तो इसमें से √3m/2 कॉमन निकालता हूँ, ये हो गया v1 प्लस v2, mm कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, ये ऊपर चला जाएगा। therefore v1 plus v2 is equal to 9 into 2 by √3। √3 का भी नीचे नहीं रहता इसलिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6√3। इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये 2 डायमेंशन है इसलिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के
दो केसेस होंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आप चेक करो, ओरिजिनल बोल तो एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है इसलिए वाई कंपोनेंट जीरो, और दूसरा बोल तो वैसे भी स्टेशनरी है इसलिए जीरो। अब इसका बताओ, इसका क्या होगा, m1 v1 sin थीटा, दैट इज m1 v1 cos 30, m1 v1 sin 30, और दूसरा हो जाएगा माइनस m2 v2 sin 30। क्यों माइनस, बिकॉज मैंने आपको बेटा पहले से ही डायग्राम ड्रॉ करके बताया नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू m v1 sin 30 इज हाफ माइनस m v2 sin 30 इज हाफ। अब देखो इनमें से तो आप m/2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, v1 माइनस v2, ये उस साइड चला जाएगा तो v1 माइनस v2। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, v1 माइनस v2 है तो देयरफॉर इसको आप क्या लिख सकते हो, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जीरो, तो v1 इज इक्वल टू v2, नंबर 2 हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, पुट 2 इन 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पुट 2 इन 1, कट करके बताओ, यहाँ पे देखो v1 प्लस v2 दोनों सेम है, तो v1 प्लस v1 इज इक्वल टू 6√3, 2v1 इज इक्वल टू 6√3, कट करो तो v1 इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड, ऑल्सो v2 इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड। डन। अब हमें कोलिजन कौन से टाइप का है वो बताना है, ठीक है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m v1 स्क्वायर मतलब 9, u1 स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, हाफ m, और u2 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 45/2, 9 का स्क्वायर 81/2, 81/2 मतलब 40.5 m जूल। और अब हम फाइंड करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कितनी होगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये m तो सेम है, v1 की वैल्यू 3√3 का स्क्वायर प्लस हाफ m, v2 की वैल्यू 3√3 का स्क्वायर, जितना ये है उतना है तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, m 3 का स्क्वायर 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 27 m जूल। क्या बोल सकते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is greater than kinetic energy after collision, so this is inelastic collision। तो ये जो लूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कौन से फॉर्मेट में होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया, लाइट के फॉर्मेट में, हीट साउंड के फॉर्मेट में, हीट के फॉर्मेट, लाइट तो कम होता है, हीट और साउंड के टक आवाज आता है ना जब दो चीजें टकरा जाए, और हीट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अभी तो 18 मिनट्स हुए। सो इतना लिख लीजिए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ओके तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। पार्ट 7, वो एक्चुअली पार्ट 7 तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत रह गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, द साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स अ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो पहला, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ अ रॉड, वर्क डन बाय मैन है, मैन उसको ऊपर खींच रहा है और बकेट भी ऊपर आ रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबोव केस, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, बकेट जा रही है ऊपर, समझ में आ गया। सी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। डी, work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity, work done by an applied force, एक देखो ये रफ सरफेस है, ये बॉडी है, इसको आप आगे धक्का दे रहे हो तो इसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में और मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, समझ में आया बेटा। अगर जहां पे फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है उसका तो नेगेटिव। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर
ऑन अ वाइब्रेटिंग रेजिस्टिव फोर्स, हमेशा रेजिस्टिव फोर्स इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा नेगेटिव। एयर ऊपर है, रेजिस्टिव फोर्स नीचे, मतलब एक एग्जांपल दिया, रेजिस्ट करना मतलब हमेशा उसको अपोज करना, अपोजिट फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton और kinetic coefficient of kinetic friction दिया हुआ है 0.1। पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। m है आपका 2 kg, फोर्स है आपका 7 न्यूटन, u है आपका 0 और म्यू के है आपका 0.1। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। अब देखो सबसे पहले आया ना, आपको फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन हमेशा, अभी तक के क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन उसे ऑपोज करेगा, इसलिए वो माइनस करना पड़ेगा। एफ के क्या होगा, एफ के का फॉर्मूला था म्यू के इंटू आर, और आर की वैल्यू होती है एम जी 0.1, एम है 2, जी की वैल्यू 9.8, तो 1.96 न्यूटन होगा। अब सबसे पहले चीज वर्क डन इन 10 सेकंड, तो उसके अलावा फोर्स भी फाइंड कर लें, उसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो therefore force is F dash is equal to कितना होगा, F minus F के। F आप 7 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, बट F के कितना 1.96, उसके ऑपोजिट होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 5.04 न्यूटन। ये पता चला। किसी भी चीज को आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। डन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, वो है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F डैश बाय m होगा, नेट फोर्स, क्योंकि जब नेट फोर्स है वो 5.04 है अपॉन 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अलावा आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन 10 सेकंड, क्योंकि सबको 10 सेकंड में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है, t की जगह पे 10, हाफ a की जगह पे 2.52 और 10 का स्क्वायर, तो ये 252/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 126 मीटर हो गया। अब जो जो चीज फाइंड करनी है ना, वो हम देखते हैं। चलो सबसे पहला क्या फाइंड करना, वर्क डन। कितना क्लियर हो गया। चलो अब सबसे पहला वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, वर्क डन बाय व्हाट पूछा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है वो उसकी बात है, इसलिए 7 लिया। और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 126 ट्रैवल किया, तो कितना आंसर आ जाएगा 882 जूल। दूसरा क्या बोला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। तो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको मैं W1 नाम देता हूँ, ये W2, वहां पे एफ के इंटू एस आएगा, और एफ के क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है ऑपोजिट साइड। एफ के कितना है, एफ के 1.96 इंटू 126, अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा -126.9 जूल। तीसरा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देख लेना, वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब देखो नेट फोर्स के कारण आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या वर्क डन को आप क्या कर सकते हो, उसको W3 नाम दे देंगे, तो F डैश इंटू एस कर। F डैश आपका कितना निकला था 5.04 इंटू 126, कैलकुलेट करोगे तो 635 जूल्स आएगा। देखो इन दोनों को माइनस कर दो, 635 आएगा, ठीक है। और लास्ट चीज क्या फाइंड करनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, change in kinetic energy is equal to half m v square minus half m u square। हाफ m की जगह पे 2, और v कितना निकलेगा, अरे v तो है नहीं हमारे पास बेटा, v v v हमें फाइंड करना पड़ेगा। v हम छोटे थे। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 80, v इज इक्वल टू u है 0, a की वैल्यू आपकी निकली थी 2.52 और t की वैल्यू निकली थी 10, तो इसका आंसर आएगा 25.2 मीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर अब क्या आएगा उसका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम की जगह पे 2, वी की जगह पे 25.2 का स्क्वायर माइनस हाफ
m की जगह पे 2 और u की जगह पे 0, तो कितना आएगा, ये काटोगे 25.2 का स्क्वायर होगा अप्रोक्सीमेटली 635 जूल। डन। 635 हमारा कुछ और भी निकला था, ये रहा वर्क डन। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दिया, गिवन बिलो आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में पोटेंशियल एनर्जी ये दिया हुआ है, ठीक है, v मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और क्या दिया हुआ है, इन ईच के स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी इन विच, अगर एग्जिस्ट करता हो तो, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, मतलब पर्टिकुलर केस में वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। थिंक ऑफ अ सिंपल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर विच दिस पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रिलेवेंट। पहली बात तो समझो, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि भाई ये फर्स्ट फिगर या सेकंड फिगर है, तीसरा चौथा बाद में, उसमें हमें फाइंड करना है कि भैया कौन सा बंदा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब एनर्जी हो ही नहीं सकती है, तो मिनिमल टोटल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करना है। और आपको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी, तो के ई आपका कितना हो जाएगा, ई माइनस पी हो जाएगा। तो काइनेट, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकता। देयरफॉर द पार्टिकल एग्जिस्ट ओनली इन दोज रीजन। ये बात समझ में आई बेटा, ई हमेशा बड़ा होता है पी से, तो ई माइनस पी करोगे, वेर काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। समझ रहे हो, पक्का। चलो तो फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, फॉर x ग्रेटर देन a, यहां से ये पर्टिकुलर रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन में x ग्रेटर देन a, आप देख सकते हो इस सब रीजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। पोटेंशियल है vo मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन e, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ई से, यहाँ तक ई है और यहाँ पे पोटेंशियल, कभी भी वो पॉसिबल हो सकता है। देयरफॉर वहां पे के ई आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पे के ई तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, हम हेंस क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पार्टिकल नेट, देयरफॉर द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन x ग्रेटर देन a, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी है, मिनिमम एनर्जी 0 है, देखो यहाँ तक, उससे पहले तो उसकी कुछ है ही नहीं है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, सेकंड केस देखो तो सारी पोटेंशियल एनर्जी देख लो इन एवरी रीजन ऑफ द ग्राफ। इसमें तो क्या था कि भाई ये पर्टिकुलर ए से ज्यादा है, इसमें तो ये ई है हमारा, सब पोटेंशियल एनर्जी उससे ज्यादा ही। इन एवरी रीजन ऑफ द ग्राफ आप देख सकते हो कि भैया पोटेंशियल एनर्जी V0 है, वो हमेशा E से बड़ी है, तो देयरफॉर KE इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन एनी रीजन, देयरफॉर पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन एनी रीजन। और इसका ई मिनिमम क्या होगा, -v, क्या हो जाएगा, -v1। इसको मैं मान लेता, ये देखो v0 है, ये v3 है, इसको मैं v1 मान लेता हूँ, ये -v1, कम से कम उसकी एनर्जी इतनी हो सकती है। आप बोलोगे जीरो क्यों नहीं लिखा, इस केस में जीरो था, इसमें तो जीरो भी नहीं हो रहा है, इसलिए कम से कम उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, v1 होगी, -v1। इस केस में जीरो था बेटा, यहाँ पे तो जीरो भी नहीं हो रहा है, इसलिए मिनिमम -v1। ओके,
थर्ड केस पकड़ना है, थर्ड केस पकड़ लो, थर्ड केस, थर्ड केस। ओके, थर्ड केस में देखो तो ए से पहले ये V0 है जो ई से काफी ज्यादा है, और बी के बाद ये V0 ई से ज्यादा है। सो फॉर x लेस देन ए से छोटा, एंड x ग्रेटर देन बी से बड़ा, पोटेंशियल एनर्जी V0 इज ग्रेटर देन E। देयरफॉर वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पार्टिकल एग्जिस्ट ओनली। अब ऑब्वियस ही बात है इसके बीच में ही कि भाई ए से बी के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, और उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तब वहां पे -V1 दिया हुआ है, -V1, इसलिए यहाँ पे ई मिनिमम -V1 नहीं आएगा, V1 लास्ट केस में था, यहाँ पे ई मिनिमम 0 है। सॉरी, मेरी गलती है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 0 तो दिया ही नहीं हुआ है, बट हमें मान, क्योंकि सारी पॉजिटिव है तो उसकी भी, या फिर ये भी बोल सकते हो कि मिनिमम कैन नॉट बी फाइंड आउट, कैन नॉट बी फाइंड, बस ये सिंपल और सोबर। और नेक्स्ट फोर्थ, अब बताओ ना यहाँ पे, अब बताओ 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 बताओ। मेरे ख्याल से सब वैल्यूज पर्टिकुलर इतना रीजन है वहां पे ऊपर है, तो ये रीजन कौन सा है? ये पॉइंट और ये पॉइंट, उससे छोटे में मैं समझा रहा हूँ, देखो प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, ये थोड़ा सा अटपट है। देखो ये पर्टिकुलर पोर्शन है ना यहाँ तक, ये वाला पोर्शन ये ई से बड़ा है, और ये वाला पोर्शन भी ई से बड़ा है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? तो आप देख सकते हो, देखो -B/2 से -A/2 के बीच में, और A/2 से B/2 के बीच में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर -B/2 से लेके -A/2 एंड A/2 से लेके B/2, potential energy is greater than E, therefore particle cannot, और पार्टिकल नहीं, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। तो उसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ इतने पोर्शन में, और उसके बाद मतलब -B/2 से छोटे, B/2 से बड़ा, और -A/2 से A/2 के बीच। तो हमको तो बोलना है कि कहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट देयर। और ई मिनिमम कितना होगा? तो -V1 देख लो ना, यहाँ पे दिया हुआ है, और ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -V1, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे कम वैल्यू -V1। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार रीड करो, आपके लिए ही है। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब पेंडुलम। देखो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी पेंडुलम के, ये एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। और ये भी कौन सी है? ये एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, ये मीन पोजीशन एमपी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, show that the particle of total energy 1 joule is moving under this potential turn back when it reaches प्लस और -2 मीटर। मतलब अगर ये हमें फाइंड करना है कि ये बंदा -2 मीटर है और ये बंदा 2 मीटर है, वो वापिस आ जाएगा, उसके पास मैक्सिमम टोटल एनर्जी 1 जूल दी हुई है, टोटल एनर्जी 1 जूल दी हुई है। और आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
for Ke plus P at any instant, at any instant. तो E का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ kx² दिया हुआ है, और P का फॉर्मूला सॉरी Ke का फॉर्मूला होगा हाफ mv² और P का फॉर्मूला होगा हाफ kx²। एनर्जी कितनी ली हुई, 1, हाफ m v की जगह पे 0 प्लस हाफ k की जगह पे कितना दिया हुआ है 0.5 x²। अब बोले सर ऐसा क्यों, सिंस वहां पे दिया हुआ है पार्टिकल शुड रिटर्न दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन where v is equal to 0। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0.5 नीचे आएगा तो 1/4 x² हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि भाई टर्न बैक कब होगा, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब v0 मतलब ये तो 0 लेना है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इज इक्वल टू x², x की वैल्यू +-2 मीटर हो गया। प्रूफ डन हो गया, प्रूव ये बेटा पक्का, ओके ठीक। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करते हैं, ट्राई बाय योरसेल्फ। यहाँ पे पूरे चैप्टर का जो आपका लॉजिक है ना वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ट्राई बाय योरसेल्फ, जस्ट थोड़ा बहुत ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। चलो अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। सबसे पहला, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increase, decrease or remain constant, potential energy decreases। क्यों, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर वो उसमें पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो डिक्रीज होगा, और नेगेटिव वर्क कर रहा है तो इंक्रीज होगा। उल्टा नेगेटिव वर्क डन है मतलब वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। दूसरा, वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट अ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आना चाहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी। तीसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम of a many particle system is proportional to the external force or sum of the internal force on the system। क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा। इंटरनल से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जितना चेंज करोगे तो उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा। मतलब बाहर से 2 धक्के मार रहे हैं, उसके बाद 3 धक्के मारेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। Last, in an elastic collision of the two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum or total energy of the two system of the body। Inelastic collision में जो चेंज नहीं होता है वो क्या है, जल्दी बताओ। Inelastic collision में जो चेंज नहीं होता है उसकी बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा चेंज होती है। तो क्या चेंज नहीं होता है, ओनली टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो टोटल एनर्जी को तो चेंज होना ही है ना। तो क्या चेंज नहीं होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम, और उस पे हमने बहुत सारे अभी क्वेश्चंस किए। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन, स्टेट इफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। रीजन नहीं दोगे चलेगा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इन एन एलिस्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द मोमेंटम एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। ट्रू, दोनों कंजर्व होते हैं बेटा। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द मोमेंटम एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, ना ये फॉल्स आएगा। सॉरी देखो, ये मैं छोटा सा एक वर्ड भूल गया, ईच बॉडी का बोला है कंजर्व होगा। ईच बॉडी मतलब मान लो पहले वो 10 की स्पीड से जा रहा है, फिर 5 की स्पीड से जा रहा है, तो उसका तो कंजर्व नहीं होगा। क्या होता है, कंजर्व होता है टोटल मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर होल सिस्टम, नॉट सिंगल बॉडी, होल सिस्टम के लिए होता है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल फॉल्स। ये फॉल्स, ये फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि एक्सटर्नल अभी थोड़ी देर पहले देखा लास्ट क्वेश्चन में, क्या अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी मे भी कंजर्व हो ना भी हो।
see work done in the motion of a body over a closed loop is zero for every force in nature false क्यों in case of non conservative जीरो नहीं होता ठीक है डी in an elastic collision the final kinetic energy is always less than the yeah true inelastic collision inelastic तो हमने अभी दो तीन क्वेश्चन देखे कि भाई kinetic initial is always greater than the final मतलब before collision ज्यादा होती है after collision कम होती है क्लियर हुआ पक्का बेटा so next question answer carefully with reason in elastic collision of two billiard balls is the total energy conserved during the short time of collision of the ball जो शॉर्ट टाइम होता है व्हेन दे आर इन कांटेक्ट जो उसको मोमेंटरीली बोलते हैं तो वहां पे वो नो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी फॉर शॉर्ट टाइम और ये आप भी मानोगे कि भाई छोटे से टाइम के लिए वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी इसलिए तो वो धक्के मार के फिर दूसरी जगह आप नीचे चेंज करते हैं is the total linear momentum conserved during the short time total linear yes b क्या आएगा yes वो होगा बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि जितना पहले है उतना ही बाद में उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता see what are the answers to a and b for inelastic collision for inelastic collision kinetic energy is not conserved but total momentum is always conserved वो कुछ भी हो वो चाहे इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो ठीक है और डी if the potential of the two billiard balls depends only on the separation distance between their centers is the collision elastic or inelastic the collision is elastic क्यों because force are conservative और जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो हमेशा इलास्टिक कलिजन करते हैं ओके क्या बोला है नोट वी आर टॉकिंग हियर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग कलिजन नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली कलिजन का फोर्स तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि उसमें एक ही टाइप का फोर्स लगता है और कोई फोर्स नहीं लगता इसलिए वो इलास्टिक कलिजन होगा कंफ्यूज मत होइए वो इलास्टिक कलिजन होगा इलास्टिक कलिजन होगा इलास्टिक कलिजन होगा क्यों बिकॉज वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th दो करेंगे 11th से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 9th क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को 9th क्वेश्चन सबको राइट दिख रहा है अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट तो u इसका हो गया 0 इट अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो v इज इक्वल टू u प्लस at तो v इज इक्वल टू क्या हो गया at हो गया द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a इनटू t तो m a स्क्वायर t अब देखो क्या बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है मास पता है सबको हमेशा कांस्टेंट होता है तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता चला अब बोलो सर यही क्यों नहीं लिया आपको बोलना है कि p और t का रिलेशन क्या है तो डायरेक्ट रिलेशन है तो मैंने f को मास इनटू एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किया v को at में कन्वर्ट किया समझ में आया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power constant. Its displacement in time t is तो देखो work done is equal to power into time और work done moving under the influence of source of move कर रहा है मतलब कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर मूव कर रहा है ना इसलिए हाफ mv स्क्वायर वर्क डन पूरे का पूरा किसमें काइनेटिक एनर्जी सो pt is equal to हाफ mv स्क्वायर ध्यान से सुनिएगा बेटा तो इसमें v स्क्वायर कितना हो जाएगा हमें क्या बोलना है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2pt बाय m हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt बाय m तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2pt बाय m का पावर हाफ अब सुनना बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2pm का पावर हाफ और t का पावर हाफ क्योंकि देखो पावर क्या है कांस्टेंट है
मास कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, तो उसकी जगह पे मैं इसको k लिख लूं, k इंटू टी का पावर हाफ, वेर k इज इक्वल टू 2p बाय m का पावर हाफ कांस्टेंट है बेटा। तो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाय dt t के रिस्पेक्ट में, देखिए तो कांस्टेंट है। अब t का पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो dv बाई dt ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट s, तो ये हो गया k बाय 2 और ये हो गया t का पावर माइनस हाफ, बराबर है t का पावर ए आ, अब v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, dv बाई dt तो एक्सेलरेशन मिलेगा। सॉरी 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 सॉरी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरी भूल है, मैं मानता हूँ, सॉरी। ओके, v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू के टी का पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू के टी का पावर हाफ डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो डी एस का इंटीग्रेशन एस, के एज इट इज रहेगा, बराबर है। इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग डी एस इंटीग्रेटिंग के टी का पावर हाफ डी टी, डी एस का एस हो जाएगा, के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाता है, तो 3/2 होल अपॉन 3/2 प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट होगा, देयरफॉर यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, s इज इक्वल टू, वो डायरेक्ट s किसके प्रोपोर्शनल है, t का पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, t का पावर 3/2। समझ में आया बेटा, देखो पावर कांस्टेंट था तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी को t के फॉर्मेट में लिखा, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया, पर डिस्प्लेसमेंट ds है तो इंटीग्रेट किया, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ध्यान से समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज प्रैक्टिस वेल, ओके बेटा, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ओके, टेक केयर।